तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ेंगे विज्ञान और मापन। तो देखिए, सबसे पहले विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो देखिए, विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होते हैं। पहला भौतिकी विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। तो हम भौतिकी विज्ञान से शुरुआत करते हैं। भौतिकी विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनके संबंध घटनाओं से होता है, जबकि जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों और उनके संबंधित घटनाओं से है। भौतिकी विज्ञान की दो शाखाएं हैं, यानी भौतिकी विज्ञान का भी दो शाखाएं हैं। पहला है भौतिकी एवं दूसरा है रसायन शास्त्र। तो जीव विज्ञान के भी दो शाखाएं हैं, यानी भौतिकी विज्ञान की दो शाखाएं हैं। पेड़ पौधे से संबंध वनस्पति विज्ञान और जीव जंतु से संबंध प्राणी विज्ञान। इसे वनस्पति को बॉटनी कहते हैं, इसे जूलॉजी। तो देखिए, किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है, चलिए। पहला है घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण। दूसरा संभावित कारणों का अनुभव लगाना। तीसरा परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच। चौथा जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। पांचवा आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। अब देखिए आगे, वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। यानी वैज्ञानिक एक आदमी का, यानी एक राज्य का, एक देश का नहीं होता, ये पूरे पृथ्वी वासियों का होता है, यानी पूरा समस्त मानव जाति के होते हैं। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन इंग्लिश में लिखा गया है, इन्होंने कितना ठीक कहा था। यहाँ पर देखिए, इस बात को हमेशा याद रखना कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालय या स्कूलों में सीखते हो, वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत परिश्रम का ही फल हैं। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है, ताकि तुम इसे स्वीकार करो, इसे मान दो, इसमें वृद्धि करो और एक दिन इसे तुम भी अपनी अगली पीढ़ी को निष्ठापूर्वक सौंप जाओ। तो ये कहे थे, कोई भी अद्भुत बात हम लोगों को स्कूल में देखने के लिए मिलता है, तो ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि उसके पीछे कितना मेहनत लगा होगा। कोई भी आविष्कार, कोई भी खोज होता है तो उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत समय लगता है। ये हमें विरासत मिली है, इसीलिए हमें इसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर मापन देखते हैं। विज्ञान मापन पर आधारित है। विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी राशि यानी क्वांटिटी की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक यानी यूनिट कहते हैं। किसी राशि का परिणाम उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम यह कहते हैं कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है, तो इसका अर्थ है यह है कि 2 मीटर स्केलों को एक सीध में सिरे से सिरा जोड़कर रखने पर वे टेबल की लंबाई के तुल्य होंगे। अतः टेबल की लंबाई का परिणाम 2 मीटर बराबर 2 गुणे
1 मीटर होता है। अब आगे, इस प्रकार किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए निम्न बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला यह है एक मात्रक यानी यूनिट जिसे राशि को व्यक्त किया गया था, एक संख्या जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। भौतिक राशियाँ, अब देखते हैं आगे भौतिक राशियाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। यानी भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आधारी राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। वास्तव में आधारी राशि 7 हैं। उसके बाद व्युत्पन्न राशि वे हैं जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। चलिए आगे, अब यहाँ से देखिए मात्रकों की पद्धति। आधारी राशि के मात्रकों को आधारी मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आगे यहाँ पर है, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे आधारी मात्रक कहते हैं। ऐसे मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान और समय आधारी राशि हैं। इन राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। अन्य सभी मात्रक जो इन आधारी मात्रकों से निकाले गए हैं व्युत्पन्न मात्रक कहे जाते हैं। अतः उस मात्रक को जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है, अर्थात जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। ये व्युत्पन्न मात्रक का परिभाषा हुआ, ये हुआ आधारी मात्रक का। चलिए उदाहरण यहाँ देखते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल मापने के लिए वर्ग सेंटीमीटर का मात्रक का व्यवहार किया जाता है, और यह मात्रक उस वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर मात्रक आधारी मात्रक पर निर्भर करता है, अतः यह व्युत्पन्न मात्रक है। इसी प्रकार आयतन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी एक परिभाषा है, पद्धति किसे कहते हैं। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रक आधारी तथा व्युत्पन्न दोनों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। यानी मात्रकों की पद्धति ये परिभाषा है। उसके बाद पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धतियां प्रचलित थी, उनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। यहाँ देखिए, पहले फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति थी बहुत पहले। उसके बाद यहाँ पर दूसरा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति थी और उसके बाद तीसरा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति। यानी इस पद्धति को संकेत में एम के एस कहते हैं। एम से मीटर, के से किलोमीटर, एस से सेकेंड। यानी इस लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवियर नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद मात्रकों की एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ। इसमें 6 SIX आधारी मात्रकों यानी 6 आधारी मात्रकों को परिभाषित किया गया। 1970 में संपन्न 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में 7वां आधारी मात्रक मोल जोड़ा गया। इस नई पद्धति को उनके फ्रांसीसी नामकरण
के कारण संक्षेप में SI के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर मोल पहले 1960 में ये 11वीं तौल के माप तौल के समय यह 6 थी और यहाँ पर 1970 में यह संपन्न हुई 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में मोल जुड़ा। ये ध्यान रखना 1970 में। इस पद्धति में ज्यामिति के दो राशि समतल कोण और घन कोण जो भौतिक राशि नहीं है, इसके मात्रकों को भी संपूरक मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मात्रक दिया गया है संकेत के रूप में, जैसे लंबाई का SI मात्रक मीटर और इसका संकेत भी छोटा m। तो इसी तरह से पूरा है, इसको ध्यान से पढ़ ले। ये द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, संकेत में kg, यहाँ पर दिया है संपूरक राशि का SI मात्रक। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर SI उपसर्ग दिया गया है। यहाँ पर जैसे 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर कितने बराबर होता है? 10 के पावर -3 ना। उसी तरह से 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। ये याद करने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक होगा लंबाई का मात्रक, ठीक है, और यहाँ पर चौड़ाई का मात्रक। तो यहाँ पर लंबाई गुणे मीटर गुणे मीटर, यानी क्योंकि लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी SI मात्रक मीटर होगा, तो मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर m स्क्वायर। तो ऐसा ही यहाँ पर ऐसे भी आयतन का SI मात्रक, आयतन का SI मात्रक क्या होगा? घन मीटर कहें या मीटर क्यूब या मीटर के पावर 3, m के पावर 3 ऐसे भी कह सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का मीटर मात्रक लिखा जाता है, आयतन का मात्रक। द्रव्यमान के यदि मात्रक चाहिए तो द्रव्यमान का मात्रक, घनत्व का मात्रक लेने के लिए हम दोनों का मात्रक यहाँ पर लिखे हैं, देख लेते हैं। तो घनत्व का ऐसे मात्रक हुआ kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर ये जरूरी है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो दाब का SI मात्रक हो गया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का SI मात्रक वर्ग मीटर होता है। उसी तरह यहाँ पर एक अच्छा सवाल दिया गया है, 1 पास्कल बराबर होता है क्या? 1 पास्कल बराबर 1 नैनोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग उसका क्वेश्चन आंसर देखें, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो गया। अब यहीं पर बंद करते हैं। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।